नमस्कार सभी व्यूवर्स का, सभी एस्पिरेंट्स का। मैं आरती गुप्ता, पीसीएस ऑफिसर, इस वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपने हैंड रिटन नोट्स। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ आपको हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्न मिलेंगे, कुछ ज्योग्राफी से, कुछ पर्यावरण से। तो आइए फटाफट से देखते हैं। पहला प्रश्न, शैलेंद्र राजवंश श्री विजय साम्राज्य के अंतर्गत था। शैलेंद्र राजवंश किस राजवंश के अंतर्गत था? सम्राट के अंतर्गत था, श्री विजय साम्राज्य। इसके बाद शैलेंद्र राजवंश में बौद्धों के उपासक थे, यानी ये बौद्ध धर्म को मानते थे शैलेंद्र राजवंश के राजा। तमिलनाडु में चोलों के पतन के बाद पांड्य और होयसल वंश की स्थापना हुई। तमिलनाडु में चोलों के पतन के बाद पांड्य और होयसल वंश की स्थापना हुई। हम सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत में जो चोल राजा थे उनमें बहुत सारे राजा प्रसिद्ध हैं, जैसे राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम। तो इनका पतन हो गया जब, तो चोलों के पतन के बाद तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में कौन से राजवंश स्थापित हुए? तो पांड्य और होयसल, इन्होंने शासन किया। अगला जो है, महाराष्ट्र में चालुक्यों के पतन के बाद यादव और काकतीय वंश की स्थापना हुई। महाराष्ट्र साइड हम देखें, यानी पश्चिम भारत में, तो चालुक्यों का शासन हुआ करता था। जब इनका पतन हो गया, हम सभी जानते हैं हिस्ट्री में एक राजवंश अपने चरम पे होता है, फिर कुछ समय बाद उसका पतन होता है, फिर अगला राजवंश कोई आता है, राज्य करता है। यही क्रम चलते चलते इतने सारे राजाओं के अधीन भारत रहा। तो ये जो है, जो महाराष्ट्र में चालुक्यों ने शासन किया, तो जब उनका पतन हो गया तो फिर यादव वंश और काकतीय वंश ने वहाँ पर शासन की बागडोर संभाली। अगला जो है फिर चोल से संबंधित है कि इनका जो प्रशासन होता था, तो प्रशासन के बारे में देखना है कि यहाँ पर जो है नाडु और वलनाडु, ये जो है उनकी प्रशासनिक इकाइयाँ हुआ करती थी। तो नाडु और उसके नीचे वलनाडु था, यानी नाडु बड़ी इकाई थी और वलनाडु छोटी इकाई थी। इसके बाद दो प्रकार की यहाँ पर सभाएं होती थी, उनको हम उर कहते थे, एक को कहते थे महासभा। तो ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि उर जो है वो सामान्य लोगों की सभा हुआ करती थी। इसमें कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक, कोई भी इसका सदस्य हो सकता था उर का, यानी ये सामान्य लोगों की सभा थी। और महासभा जो थी वो, उसमें केवल वयस्क पुरुष ही पार्टिसिपेट करते थे, जबकि उर जो है उसमें महिलाएं और अन्य सभी वर्गों के लोग पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जो महासभा थी उसमें केवल वयस्क पुरुष ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। अगला जो है देखें, गेहूं की फसल की बात हो रही है यहाँ पे करनाल बंट एक बीमारी है, एक रोग है जो गेहूं की फसल में हो जाता है, और ये उत्तरी मैदानी भागों में ही होता है तो ज़्यादातर। तो गेहूं की फसल में एक करनाल बंट नामक एक रोग हो जाता है, ये आपका पहला पॉइंट है। इसके बाद ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रभावित करता है? तो उत्तरी मैदानी भागों में गेहूं की फसल को ये रोग प्रभावित करता है ज़्यादातर। स्मरण क्षमता का संबंध है हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रम वाले हिस्से से। मस्तिष्क में कई हिस्से होते हैं, सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो जो हमारी मेमोरी के लिए उत्तरदायी है वो है आपका सेरेब्रम वाला पोर्शन। इसके बाद रतौंधी। रतौंधी हम सभी जानते हैं कि इसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि हमें कम रोशनी में या रात के अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता, तो इसमें कोन्स की कमी हो जाती है। हमारी आंखों में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक को कहते हैं रॉड और एक को कहते हैं कोन। तो रतौंधी में जो है कोन्स की कमी हो जाती है। अब अगला बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सब पॉइंट ऐसे हैं जो जल्दी आपको कहीं मिलेंगे नहीं, बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए थे और आपके साथ में साझा कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन नोट्स से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पिछले और भी वीडियोस में मैंने अपने नोट्स पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं। एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे पड़ी हुई है जिसमें मेरे सारे नोट्स पड़े हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, चैनल पे नए हैं, तो उन नोट्स को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। इन वीडियोस को आप बार बार देख करके रिवाइज़ कर सकते हो।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, हम सभी जानते हैं, और इसकी जो इम्बैलेंस हो जाती है बॉडी में तो शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो इसमें जो है एक धातु होती है, उसका नाम है जिंक। तो वो कौन सा हार्मोन है जिसमें जिंक धातु होती है? तो उसका उत्तर होगा इंसुलिन। आइए अब आगे के पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यारा वायरस। यारा वायरस जो है ये ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो यारा वायरस का संबंध किस देश से है? ब्राज़ील से। नीलगिरी ताहर, ये एक इम्पॉर्टेंट एक जो है क्या बोलते हैं कि प्रजाति है, और ये देखने में बकरी जैसी होती है। यह एक बकरी की प्रजाति है नीलगिरी ताहर, और सर्वाधिक संख्या इसकी कहाँ पे है? एराविकुलम नेशनल पार्क में, और तमिलनाडु का राजकीय पक्षी भी ये है। तो नीलगिरी ताहर से संबंधित ये 3 बिंदु हमने देखे। पहला, ये एक बकरी की प्रजाति है। दूसरा, इसकी सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? एराविकुलम नेशनल पार्क में है। और तीसरा जो है ये तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है, क्या? नीलगिरी ताहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस में भी पूछा जा चुका है कई बार, और स्टेट पीसीएस के लिए तथा अन्य पीसीएस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगला बिंदु देखें, बिम्स्टेक के बारे में दिया हुआ है। बिम्स्टेक का पूरा नाम यदि आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें कौन कौन से देश हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो बिम्स्टेक जो है ये एक जो है रीजनल ग्रुप है, क्षेत्रीय संगठन है, और ये आपदा प्रबंधन से संबंधित अभ्यास कंडक्ट करवाता है। तो इसका जो दूसरा अभ्यास हुआ था वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? रामचंडी बीच, पुरी में। तो आपको ये बिंदु तैयार हो गया कि रामचंडी बीच कहाँ पे है? तो ये पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। अब देखिए आरबीआई से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वित्तीय समावेशन हेतु रणनीति बनाई है आरबीआई ने। वित्तीय समावेशन की रणनीति आरबीआई ने बनाई है। वित्तीय समावेशन का मतलब कि प्रत्येक नागरिक जो है उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, उसको इंटीग्रेट करना इकोनॉमी में। तो ये इसकी अवधि है 2019 से 2024 तक के लिए ये योजना थी। अब जो है ये देखिए रायसीना डायलॉग, दिल्ली में रायसीना डायलॉग होता रहता है। तो इसकी 2020 की थीम थी नेविगेटिंग अल्फ़ा सेंचुरी। बहुत सारी जो है जनरेशन्स हैं, जनरेशन जेड, अल्फ़ा जनरेशन, तो ये इस पे अल्फ़ा सेंचुरी करके थीम रखा गया था रायसीना डायलॉग का। और लेटेस्ट वाला जो है 2024 का 25 का आपको थीम याद रखना होगा अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हाल फिलहाल में। तो इसके बाद अगला है देखिए कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे पुराना नेशनल पार्क है हमारा, और यहाँ पर जो है गैंडों की पुनर्स्थापना की जाएगी, यानी रिस्टोरेशन किया जाएगा यहाँ पर गैंडों का। कहाँ पे? कार्बेट नेशनल पार्क में, जो कि उत्तराखंड में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? कानपुर में। ये उत्तर प्रदेश की एक इमिनेंट पर्सनालिटी हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, और इनके नाम पर कानपुर में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है। यूपी के पश्चिमी भागों में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है। तो हम सभी जानते हैं कि यूपी में जो हमारा पूरब और पश्चिम वाला जो एरिया है उसमें काफ़ी असमानता पाई जाती है। तो नलकूपों की गहनता जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे नलकूप है? पश्चिमी हिस्से में ज़्यादा नलकूप हैं। अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आगे देखें। उपाधियाँ, तो ये इतिहास का है। गुप्त काल से संबंधित ये शासक लिखे हुए हैं इधर साइड, और इधर साइड जो है उनकी उपाधियाँ। ये मैचिंग वाले प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, और पहले पूछा भी जा चुका है। तो हमारा जो चंद्रगुप्त शासक था गुप्त काल का, उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त जो है उसने अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की थी, इसने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और स्कंदगुप्त ने शक्रोपम की उपाधि स्कंदगुप्त ने धारण की थी। और इसी क्रम में जो है इनका कालानुक्रम भी है, मतलब जिस क्रम में ये शासक लिखे हुए हैं इसी क्रम में इन्होंने शासन भी किया था गुप्त काल में। तो ये भी आपका पॉइंट यहाँ से तैयार हो जाता है। अगला देखें, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं संस्कृत
के नाम से। तो संस्कृत इनकी राजभाषा नहीं थी, सातवाहनों की राजभाषा जो है वो प्राकृत थी। और इनके समय में सीसे के सिक्के प्रचलन में थे, सातवाहन शासकों के समय में। अब आखिरी के कुछ बिंदु हैं, आइए फटाफट से देख लेते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है उत्तरापथ। उत्तरापथ जो है वो तक्षशिला से संबंधित है। दक्षिणापथ जो है वो आपका सुवर्णागिरी दक्षिण से संबंधित है। और अवंती जो है, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। तो ये 3 हो गए आपके ये पॉइंट। और इधर देखिए एक लिखा हुआ है बिंदु, ये प्राची पूर्वी प्रदेश। प्राची पूर्वी प्रदेश किसको कहते हैं? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को कहते हैं प्राची पूर्वी प्रदेश। तो ये हमने देखे कुछ मिसलेनियस प्रश्न, जिसमें यूपी से जुड़े हुए तथ्य थे, इतिहास से जुड़े हुए और पर्यावरण तथा विज्ञान के प्रश्न थे। तो आप लगातार रिवीजन करते रहिए। बार बार मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मैं शेयर करती हूँ। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, जब भी समय मिलता है आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप मेरे वीडियोस को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को लोगों के बीच में शेयर करें, प्रमोट करें, ताकि मुझे उत्साहवर्धन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।